नमस्कार दोस्तों, 1 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जीएसटी रिफॉर्म नीड्स अ न्यू ग्रैंड बार्गेन। भाई देखिए, जीएसटी की शेयरिंग को लेके काफी बवाल चल रहा है, काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अब अपना पल्ला झाड़ती सी नजर आ रही है और स्टेट गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो करे क्या। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ चीजें ये बताई गई कि भाई देखिए सेंटर को स्टेट्स को पैसा देना ही चाहिए। दूसरी बात, जीएसटी जिस तरीके से अप्लाई हो रहा है इंडिया में, उसमें कुछ रिफॉर्म करने को भी बोला है ऑथर ने, तो इन दोनों चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, द एनवायरमेंट इज अ नेशनल इशू। देखिए ये लिखा है जयंती नटराजन जी ने। अभी जयंती नटराजन जी ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स मुझे कुछ खास मेजर लगे नहीं, बिल्कुल एक नंबर के बेकार पॉइंट्स है। दूसरी बात, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर रही है एनवायरमेंट के फील्ड में, तो उसका कोई मतलब नहीं। मैं इस तरीके के आर्टिकल्स को कभी भी इंक्लूड करता नहीं हूं। मेरा हमेशा ये रहता है कि कुछ ना कुछ क्वालिटी चीज आपको मिले, बेकार की चीजें मैं कभी भी इंक्लूड नहीं करता। नेक्स्ट चीज है द राइट कीज। यहां पे देखिए अनलॉक 4 की घोषणा हो चुकी है। अनलॉक 4 ने 100 लोगों तक की असेंबली को अलाउ कर दिया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट चीजों को लेके, किसी भी चीज में नहीं। इंटरनेशनल ट्रेवल अभी भी बंद है। अभी के लिए जो अनलॉक 4 गाइडलाइंस हैं, इनको इस समय पे लागू किया जा रहा है जब इंडिया में दुनिया भर में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये कैसे हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, और अगर ये ना करें तो करें क्या, इसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें कही गई, इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है क्वांटम नॉट अ सोलेस। अभी रिसेंटली प्रशांत भूषण जी से माफी मांगने को बोला सुप्रीम कोर्ट ने। प्रशांत भूषण जी ने माफी मांगी नहीं, उन्होंने बोला माफी मांगना मेरे इनर कॉन्शियंस के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी से बोला या तो 1 रुपया दो, नहीं तो तुमको हम 3 महीने की जेल की सजा दे रहे हैं, सिंपल प्रिजन टर्म, रिगरस नहीं, सिंपल प्रिजन टर्म, और साथ साथ आप 3 साल के लिए लीगल प्रैक्टिस से डिबार हो जाओगे। अभी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए की पेमेंट देकर तो छोड़ दिया प्रशांत भूषण को, लेकिन 1 रुपए की पेमेंट ना देने पे प्रशांत भूषण जी के ऊपर कितना बड़ा, आप कह सकते हो, मतलब पेनाल्टी लगाई गई है, इसके बारे में यहां कुछ बातें कही गई। यहां पे ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही डिग्निटी को नीचे कर दिया है। इसके बारे में कुछ बात करेंगे। फिर फाइनल आते हैं, एक आर्टिकल है द पार्टी बिंग पुल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। भैया पता नहीं आज क्या हो गया, द हिंदू को बस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर की चीजों के बारे में बात हो रही है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बारे में बात हो रही है। अभी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। और दूसरा, कांग्रेस एंड इट्स डिसकंटेंट्स। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 14 अगस्त को क्या बातचीत करी, इसके बारे में बातचीत करी गई। तो देखिए ये तो बिल्कुल भी काम का नहीं, और मैं कभी भी इस तरीके के आर्टिकल्स डिस्कस नहीं करता हूं। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काम के भी नहीं है। जिनको मसालेदार टाइप की न्यूज चाहिए वही इस तरीके के आर्टिकल्स को देखते हैं। आगे आते हैं, टेकिंग अ लीव आउट ऑफ एयरफोर्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। हिंदी वर्सेस इंग्लिश की डिबेट यहां पे फिर से चालू होती है। द्रविड मुनित्र कजागम की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कानिमोजी, ठीक है, एक बहुत पॉपुलर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल फिगर है साउथ में। कानिमोजी जी से क्या हुआ कि रिसेंटली एक एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ के एक पर्सनल ने बोला कि क्या आप फॉरेन से आई हैं, आपको हिंदी नहीं आती हो, केवल इंग्लिश बोलती हैं। तो उस चक्कर में अभी हिंदी वर्सेस इंग्लिश की डिबेट शुरू हो गई है, और काफी बार इस डिबेट को मैंने नीचे के कमेंट बॉक्सेस में भी देखा है। तो हिंदी वर्सेस इंग्लिश की डिबेट के बारे में यहां पे बात करेंगे, कैसे सीआईएसएफ के पर्सनल्स को इंग्लिश सिखाई जा सकती है, कुछ दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जा सकती है, जो कि देखिए एयरपोर्ट मैनिंग में सीआईएसएफ के पर्सनल्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं आपको अलग से ये बताऊंगा कि हिंदी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, असल में सरकार हिंदी पे इतना जोर देती क्यों है, इसको भी जानना जरूरी है। तो इन चीजों को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं अपडेट कर देता हूं, जिस दिन लेक्चर आता है उसके नेक्स्ट दिन अपडेट होती है एक लेक्चर की पीडीएफ। उसके साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हो, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल पे आप मेंबरशिप ज्वाइन बटन भी कर सकते हैं। ये ज्वाइन बटन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इससे आपको मैं कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जो भी मैं अपने चैनल्स पे रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। आपकी पढ़ाई में वो काम दे सकती हैं, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करो, चाहे आप किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप वहां पे डाउट्स भी क्लैरिफाई कर सकते हो। कुछ लोगों को खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए जब आप ज्वाइन बटन दबाओगे, आप एक काम करो, आपको नॉर्मल कर एडिट क्रेडिट, ऐड क्रेडिट या डेबिट कार्ड का ऑप्शन ही दिख रहा होगा। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप अगर पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हो तो आप पेटीएम से पहले अपने गूगल प्ले में पैसे ऐड करिए 199। उसके बाद गूगल प्ले में जाके आप जो पेटीएम में पेमेंट करने के बाद आपको रिडीम कोड मिला है ना, उस रिडीम कोड को आप गूगल प्ले में रिडीम करिए।
उस ईमेल आईडी से रिडीम करिए जिस ईमेल आईडी से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और फिर जब आप पेमेंट पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे गूगल प्ले बैलेंस 199 नजर आ रहा होगा। तो ये तरीका मैंने बता दिया बस आपको ज्वाइन करने का। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने मेन चीज कहां पे, जो कि है जीएसटी रिफॉर्म नीड्स अ न्यू ग्रैंड बार्गेन। द जीएसटी कंपनसेशन इशू स्ट्रेंथेन्स द नेसेसिटी फॉर अ न्यू सिस्टम बिटवीन सोवरेन एंड सब सोवरेन एंटिटीज। यहां पे सोवरेन एंटिटीज किसको बताया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सब सोवरेन एंटिटीज किसको बताया जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए ये तो सेंटर वर्सेस स्टेट की डिबेट है ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात की जाए, कितनी बवाल हुआ इसको लगाने में, बड़ी मुश्किल से तो लगाया गया। स्टेट्स के पास ऐसे बहुत से टैक्सेस थे जैसे कि सेल्स टैक्स, सन्ड्री टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विसेज टैक्स, ये सब जीएसटी के अंदर में आ गए। इनसे स्टेट्स को पैसा मिलता था अच्छा खासा। सरकार ने बोला आप जीएसटी के अंदर आ जाओ, स्टेट्स ने बोला हमको क्या मिलेगा। सरकार ने बोला देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा पूरे देश में तो देश की प्रोग्रेस होगी, दूसरी बात हम आपको कंपनसेशन देंगे। तो ये सब बातें यहां पे बोलेंगी। प्लस जो पुराना वैट था ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स में टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक फाइनल गुड बनना है, इस फाइनल गुड को बनाने में 3-4 चीजों का इनपुट लगना है, तभी इन 3-4 चीजों की इनपुट में भी वैट देते थे, और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता था इस पे भी वैट देते थे। अभी जीएसटी में क्या होगा कि फाइनल चीज पे जब आप वैट दोगे तो इन 3-4 चीजों के इनपुट पे जो आपने जीएसटी दिया है उस जीएसटी को आप निकाल सकते हो। तो मतलब अब जीएसटी के बजाय में जब फाइनल चीज की जीएसटी का कैलकुलेशन होगा, इस कैलकुलेशन के दौरान इनपुट्स पे जो जीएसटी आप भर रखा है वो आप रिफंड ले सकते हो या उसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। एक बड़ी चीज के बनने में जो छोटी छोटी चीजें इन्वॉल्व हैं, उन छोटी छोटी चीजों पे जो आपने टैक्स दिया है उस टैक्स को आप वापस ले सकते हो अगर आप प्रॉपर इनवॉइसिंग और पूरा अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट में करते हो। ये सब बातें यहां पे बोली गई। अब बात यहां पे ये है कि जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जीएसटी पे बातचीत हो रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हमारे पास पैसे कहां से आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई हम आपको पैसे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कहां से देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस से देंगे। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया, इसमें जो भी पैसा आएगा वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी। कौन सा पैसा? स्टेट गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस लगाते थे उन टैक्सेस से जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आता था, जितना भी शॉर्टफॉल हो रहा था वो कहा गया था कि जीएसटी कंपनसेशन सेस से दूर किया जाएगा। और यह बोला गया कि स्टेट्स के पास जो भी पैसा आता है हर साल उसमें 14% के इंक्रीज के हिसाब से हम स्टेट्स को पैसा देंगे। तो उस समय पे बहुत जनरस स्कीम मानी गई थी और सारी स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम को एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि वो जो जेनरोसिटी थी ना, वो जेनरोसिटी प्रॉपर नहीं थी, सही नहीं थी। कहीं ना कहीं वो जो 14% की हमने ईयर ऑन ईयर टैक्स ग्रोथ को एज्यूम किया था वो एक्चुअली में हो नहीं पाया। और देखिए दोस्तों जीएसटी में बहुत से लफड़े होते हैं। मैं जीएसटी का आपको बेसिक फंक्शनिंग का तरीका बताता हूं। कभी कभी सरकार, मतलब पिछले 2-3 सालों में कभी कभी आपने सुना होगा सरकार के पास रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुए, सरकार के पास रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुए। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी पर्सन चीज को एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि मान लीजिए इस पर्सन ने लखनऊ नाम की जगह पे अपनी फैक्ट्री सेटअप की और वहां पे सामान बनाया, ठीक है ना, सामान बनाया, अब इसको उसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है इसको। अब इस सामान बनाने के बाद इस पर्सन ने जो भी इसके ऊपर जीएसटी था वो कंसर्न जीएसटी रेंज को जाके वो जीएसटी जमा कर दिया और बाद में इसने कस्टम्स में जाके सामान को एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन देखिए एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता नहीं है। तो अब एक बार जब वो एक्सपोर्ट कर देगा इस सामान को एक्सपोर्टर, तो जिस शिपिंग बिल के थ्रू उसने उस सामान को एक्सपोर्ट किया है उस शिपिंग बिल के थ्रू उस सामान की वैल्यू कितना उसने जीएसटी भरा है सब कुछ उस शिपिंग बिल पे लिखा होगा। तो अब उस शिपिंग बिल को लेकर ये जीएसटी अथॉरिटीज के पास वापस आएगा और बोलेगा देखिए सर ये जो सामान था जिसके ऊपर मैंने जीएसटी भरा था, इस सामान को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो आप हमारा जीएसटी रिफंड कर दो, और सरकार उसको जीएसटी रिफंड कर देगी। ठीक है, तो मतलब सरकार ने पहले जीएसटी लिया बाद में रिफंड कर दिया। अभी आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई जब वापस ही देना था तो लिया क्यों? तो इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि देखिए अगर हम जीएसटी की एक प्रॉपर इनवॉइसिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उस केस में हमको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि हमारी देश में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। और जब हम ये प्रॉपर तरीके से पता कर पाएंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी अच्छी कर पाई तो हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छा टैक्स कॉम्प्लायंस कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि सारे एक्सपर्टर्स को जीएसटी भरना ही है। जो एक्सपोर्टर्स जीएसटी नहीं भरना चाहते हैं वो एलयूटी बॉन्ड फाइल करते हैं,
कंसर्न जीएसटी रेंज में जाके उस एलयूटी बॉन्ड में पूरी वैल्यू लिखी रहती है कि भाई हम इतने का सामान एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया के बाहर जिस पे हम जीएसटी नहीं दे रहे, तो उसके थ्रू तो या तो एलयूटी बॉन्ड के थ्रू वो बताएंगे सरकार को कि भाई हम इतना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जीएसटी भर के बता देंगे। अभी होता क्या है कि सरकार पता है क्या करती थी, सरकार टोटल जीएसटी कलेक्शंस को रिकॉर्ड करती थी। जब 2017 में जीएसटी लागू किया गया तो 2018-2019 में बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स आए कि भैया इतना रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ जीएसटी का, इतना रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ जीएसटी का। कहीं ना कहीं वो लोगों को भटकाने वाली बात थी। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए जीएसटी कलेक्शंस कितने आ रहे हैं वो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू ही है। जैसे कि मैंने बताया जितना भी एक्सपोर्टर है अगर वो जीएसटी भरता है तो उसको एक्सपोर्ट करने के बाद अपने जीएसटी का रिफंड मिल जाएगा, और जो जीएसटी का रिफंड दे दोगे वो थोड़ी ना आपका टैक्स है यार। तो ओवरऑल कलेक्शन में तो उसने ये जो जीएसटी भरा एक्सपोर्ट वाला वो भी गिन लिया जाएगा, लेकिन इसको तो वापस करना है ना सरकार को, ये सरकार का टैक्स रेवेन्यू थोड़ी ना है। तो मतलब सरकार की यहां पे जो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी थी और जीएसटी को सक्सेस दिखाने की जो एक स्कीम थी वो सीधे सीधे फेल होती नजर आ रही है यहां पे। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि फेल हो गई, क्योंकि देखिए 2017 में जीएसटी लागू हुआ, अभी 2020 चल रहा है। जीएसटी जैसे जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स होते हैं ना, ये कितने इफेक्टिव हैं इनको पता करने के लिए कम से कम 7 से 8 साल चाहिए। 2-3 साल में आप इनके इफेक्ट्स को पता नहीं कर सकते, खासकर अगर कोविड-19 फैला हो तो बिल्कुल पता नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो मैंने आपको चलिए जीएसटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी। अब हम बात करते हैं कि यहां हुआ क्या है। हुआ यह है कि सरकार ने एक तरीके के फोर्स मेजर क्लॉज को इन्फोर्स कर दिया है। जब भी कोई कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपदा आ गई, कोई ऐसी चीज आ गई जो हमारी कंट्रोल के बाहर है, तो उस केस में हम अपनी क्लॉज की कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे, ऐसे प्राइवेट क्लॉजेस में लिखा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। अभी मैंने कोरोना से पहले हेल्थ इंश्योरेंस लिया आदित्य बिरला का 1 करोड़ रुपए का, कि भैया मुझे या मेरी वाइफ को किसी को हो गया तो भाई हमारे पास पैसे तो होने चाहिए। अब भले ही मैं जॉब कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन पैंडेमिक का टाइम है। अभी उसमें भी एक फोर्स मेजोर क्लॉज होता है कि कल की डेट में मान लीजिए सबको ही कोरोना हो रहा है और पूरी दुनिया ही हॉस्पिटल पहुंच रही है, तो हो सकता है कि वो मुझे मेरा क्लेम देने से मना कर दें अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है। टचवुड किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो फोर्स मेजोर क्लॉज ये बोलता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में और बियॉन्ड कंट्रोल सर्कमस्टांसेस में हम अपने फाइनेंशियल जो वादे हैं उनको पूरा नहीं करेंगे। कुछ कुछ ऐसा सरकार जीएसटी के रेवेन्यूज में कर रही है। सरकार ने बोला था 5 साल तक हम आपको पैसा देंगे और हर साल 14% से बढ़ा के देंगे। अब सरकार बोल रही चूंकि कोविड-19 एक एक्ट ऑफ गॉड है, हमारे पास पैसे हैं नहीं, और आपके 97,000 करोड़ या तो आप आरबीआई से ले लो कम इंटरेस्ट रेट पे, या फिर आप 2,35,000 करोड़ रुपए ले लो कम इंटरेस्ट रेट पे। 97,000 करोड़ में 2,35,000 करोड़ के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा बेनिफिट्स दिए गए। स्टेट्स को गुस्सा आ गया। स्टेट्स ने बोला कि भाई ये क्या बवाल चल रहा है, हमने आपके ऊपर भरोसा करके आपके साथ मिलके ये जीएसटी साइन करवाया, हमने अपनी ताकत आपको दी और आप हमें अब ठेंगा दिखा रहे हो। तो यहां पे देखिए सेंटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और क्यों आती है इसके लिए 3-4 रीजंस दिए, एक्चुअली 5 रीजंस दिए ऑथर ने। फर्स्ट रीजन, the states do not have recourse to multiple options that the center has, such as the issue of sovereign bond in dollars or rupees or a loan against public sector unit shares from the Reserve Bank of India। क्या कह रहा है कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जो बोरोइंग के एवेन्यूज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत तरीके के ऑप्शंस होते हैं पैसा उठाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट सोवरेन बॉन्ड इशू कर सकती है, डॉलर्स में, रुपी में इशू कर सकती है, डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में इशू कर सकती है जिससे वो पैसा उठा सकती है। पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसमें मेजॉरिटी ओनरशिप होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके शेयर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख के पैसा उठा सकती है। ऑब्वियस ही बात है, अब इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उठाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ब्याज देना पड़ेगा ना, सारी चीज तो ब्याज की है। अरे मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं 100 रुपए मेरे को दे दो, आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि मैं आपको कुछ ब्याज दूं। चलिए 100 रुपए तो मैंने बहुत कम बोल दिया, मैं मान लीजिए बोलता हूं कि भाई मेरे को 5 लाख रुपए दे दो आप, तो मान लीजिए आप में से किसी ने मुझे 5 लाख रुपए दिया, मैं आपसे बोलूंगा 2 साल बाद मैं आपको 5 लाख रुपए लौटाऊंगा, आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा, अनटिल अनलेस मैं आपको बहुत दोस्त रिश्तेदार ना हूं। आप बोलोगे कि भाई ये 5 लाख रुपए अगर मैं एफडी में जाके बैंक में डालता हूं मुझे 6-5% का इंटरेस्ट मिलेगा, मैं तुमको बिना इंटरेस्ट के पैसे क्यों दूं? वही चीज यहां पे हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए बोल रही है आप जाके लोन ले लो, क्योंकि जो भी लोन लेगा उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली ब्याज नहीं देना चाहती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज,
सेंटर कैन एनीवे कमांड मच लोअर रेट्स ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट्स एज कंपेयर टू द स्टेट्स। यानी मान लीजिए अगर स्टेट गवर्नमेंट बोरो करती है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मार्केट से बोरो करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है ना अवेलेबल वो कम है। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है तो उसको इंटरेस्ट रेट्स कम देने पड़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट बोरो करेगी तो उसे एनीवेज इंटरेस्ट रेट ज्यादा देनी पड़ेंगे, पैसा ब्याज का ज्यादा देना पड़ेगा। उसके आगे थर्ड, in terms of aggregate public sector borrowing, it does not matter for the debt markets nor for the agencies whether it is states or centers that is increasing their indebtedness। क्या होता है कि पैंडेमिक लगा, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि मूडीज ने हमारी रेटिंग्स को कम कर दिया। उस समय पे बहस उठी कि भाई कोरोना का पैंडेमिक फैल गया, हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है, अगर हम ज्यादा पैसे लेंगे तो रेटिंग एजेंसीज हमारी रेटिंग्स को खराब कर देंगी, हमारे यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, डेप्ट मार्केट में हमारी वैल्यू गिर जाएगी, इस तरीके की बहुत सी बातें होनी। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट भी अगर पैसा उठाती है तो उसको भी तो नेशनल डेप्ट ही बोला जाएगा। वो कौन सा क्रेडिट है, वो भी तो डेप्ट ही है, वो भी तो उधारी है। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट उधार उठाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट उधार उठाए, वो आएगा तो पब्लिक डेप्ट में। तो चाहे सेंटर अगर रेटिंग एजेंसी को अगर इंडिया की रेटिंग गिरानी है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट के उधार में भी गिरा देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के उधार में भी गिरा देगी। तो जहां पे ज्यादा फायदा है वहां पे उधार लेना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ब्याज नहीं देना चाहती, अपना खर्चा नहीं करना चाहती, सारी बात तो पैसे की है। फिर नेक्स्ट फोर्थ, fighting this recession through increased fiscal stimulus is basically the job of macroeconomic stabilization which is a center state domain। macroeconomic stabilization क्या होता है? ओवरऑल इकोनॉमी को देखना, एक मैक्रो एक बड़े लेवल पे एक मेजर लेवल पे इकोनॉमी को देखना, इसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। अभी देखिए जब भी रिसेशन आता है तो रिसेशन के समय पे बहुत सारी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना किसका काम है? आरबीआई। आरबीआई किसके कंट्रोल के अंदर में? सरकार के कंट्रोल के अंदर में। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल स्टिमुलस बस ये समझ लीजिए सरकार के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा किया गया खर्चा, ये किसका डोमेन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन किसका डोमेन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म में भी क्या चीज आ गई? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब यह होता है कि भैया दो लोगों में भरोसा है, सेंटर का स्टेट्स के ऊपर भरोसा है, स्टेट्स का सेंटर के ऊपर भरोसा है। अगर आप पैसे में दिया हुआ ट्रस्ट तोड़ दोगे, पैसे में दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दोगे, तो जो भरोसा है दोनों का एक दूसरे के ऊपर वो भरोसे में आ जाएगा एक डेंट, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप कोविड-19 के बहाने को लेके ये बोल देते हो कि नहीं हम भाई आपको पैसा नहीं दे सकते, तो वो सही नहीं है। दैट इज अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब यहां पे कुछ और आप कह सकते हैं सजेशंस दे रहे हैं ऑथर जीएसटी को इंप्रूव करने के लिए। देखिए हमारे यहां पे जीएसटी के बहुत से ब्रैकेट हैं, 12%, 18%, 5%। साफ साफ ऑथर बोल रहा है कि देखिए इंडिया में अगर आपको जीएसटी को एफिशिएंट बनाना है तो आप यूनिफॉर्म जीएसटी लगाइए। जैसे कि यहां पे ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया में एग्जांपल में बताया जा रहा है, देखिए 10% ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म जीएसटी लगती है। उसी तरीके से ये बोल रहे हैं ऑथर कि इंडिया में आप एक यूनिफॉर्म जीएसटी लगाइए 12%। अभी अगर आप 12% यूनिफॉर्म जीएसटी लगाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग हेड्स के लिए अलग अलग जीएसटी लगाने में जो भी खर्चा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, वो सारे चैलेंजेस चले जाएंगे। एक स्टेबिलिटी सी बनती नजर आएगी, जो भी बिजनेसेस हैं वो अपनी प्लानिंग को उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी बैलेंस शीट को उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो कुल मिला के ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शुरुआत में जब जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया गया तो एक चीज पे बहुत ध्यान दिया गया और वो था रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या बोलता है कि पहले देखिए जो टैक्सेस आ रहे थे, जीएसटी से पहले जो टैक्सेस थे, वैट था, एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, इनसे जो पैसा आ रहा था वो पैसा कम से कम हमको बाद में भी आए। तो उतना पैसा आने के लिए कितना % जीएसटी हम लगाएं कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट हो जाए। यानी जीएसटी के लिए हम रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या रखें कि जितना पैसा हमको जीएसटी लगाने से पहले आ रहा था कम से कम उतना पैसा तो बाद में आए। अभी इस रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को लेके काफी बहस हो गई और यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि ये जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट ही गलत है, ये कंसेप्ट ही फ्लॉड है। ऐसा ऑथर क्यों बोल रहा है? ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए एक इकोनॉमी डेवलप होती है, एक इकोनॉमी मैच्योर होती है, वहां पे लोगों का परचेजिंग पैटर्न मैच्योर होता है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं।
तो आज जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के हिसाब से 10 साल बाद की या 8 साल बाद की या 5 साल बाद की आप प्लानिंग नहीं कर सकते। इसलिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का कंसेप्ट ही गलत है। एक यूनिफॉर्म जीएसटी लगाइए जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी कम होंगे, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रमोट होगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होगी। एक तो पॉइंट यहां पे ये दे रहा था, और क्या क्या दे रहा है देखिए, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अर्बन लोकल गवर्नमेंट आ गई है, जिसमें पंचायत से अर्बन बॉडीज हैं। यहां पे ऑथर एक बात और बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12% जीएसटी लगाते हो, तो कम से कम इस 12% में से जो 2% पैसा है ये इन अर्बन लोकल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, इन सिटीज के पास जाना चाहिए। अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज मतलब पंचायत के पास, म्यूनिसिपैलिटीज के पास। तो अगर 12% का आपने जीएसटी लगाया है तो इस 12% के जीएसटी में से जो 2% है वो जाना चाहिए अर्बन एंड लोकल बॉडीज के पास, यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के पास, और बाकी 10% कहां जाना चाहिए, वो जाना चाहिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अभी के लिए क्या होता है, पूरा का पूरा जीएसटी जो आ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से स्टेट को दे देती है और फिर स्टेट डिसाइड करता है कि हमको अर्बन लोकल बॉडीज को कितना देना है। कुल मिला के शुरुआती स्टेज पे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा अर्बन लोकल बॉडीज को अलॉट कर देना चाहिए, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहा है। अब वो अलग बात है कि आपने इस 12% जीएसटी में मान लीजिए 2% अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज के लिए कर दिया। अभी ये 2% म्यूनिसिपैलिटीज में, सिटीज में, पंचायत में किस तरीके से बांटा जाएगा, ये उस स्टेट की स्टेट फाइनेंस कमीशन और सरकार डिसाइड करेगी। तो ये कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स दे रखे थे दोस्तों, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को बहुत ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। ओके, चलते हैं भैया अगले आर्टिकल की तरफ, द राइट कीज ऑन अनलॉक 4। भैया अनलॉकिंग द इकोनॉमी फर्दर कॉल्स फॉर विजिलेंस एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ सर्वेलेंस। इसके बारे में मैंने आपको पहले कुछ बेसिक गाइडलाइंस बताई थी कि अनलॉक 4 गाइडलाइंस है क्या, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। देखिए अनलॉक 4 गाइडलाइंस इशू की गई होम मिनिस्ट्री के द्वारा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज को अलाउ किया गया, फ्यू एक्टिविटीज दैट डू नॉट अट्रैक्ट लार्ज क्राउड्स, और अगर लार्ज क्राउड्स आ भी रहे हैं तो 100 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर मान लीजिए गैदरिंग होती भी है तो वो 100 से ज्यादा की नहीं हो सकती। अब यहां पे कुछ कंपैरिजंस किए गए और ये कंपैरिजंस कई बार होते हैं दोस्तों, मैंने इससे पहले एडिटोरियल में भी बहुत बार आपसे बात की। 25 मार्च को जब इंडिया में लॉकडाउन लगाया गया तो केवल 600 केसेस थे। किसी ने भी उस समय पे ये गेस नहीं किया था कि भैया हम लोग मिलियन से पहुंचेंगे और इतना गजब पहुंचेंगे। मतलब किसी भी इंडिकेटर में जो कि अच्छा इंडिकेटर है हमारे डेवलपमेंट का, उसमें हम ऊपर नहीं है, लेकिन भैया लग रहा है कि कोविड-19 में तो हम यूएसए को भी पार करेंगे। 3.6 मिलियन केसेस हो चुके हैं। मंडे को भी रिसेंटली 78,512 केसेस आए। अब जो हमारा पर डे का कोविड-19 का रेट है वो यूएसए और ब्राजील जैसी कंट्रीज से भी बड़ा निकल के आ रहा है। अभी इस समय पे जब हमारे जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, उस समय पे आप बात किसकी कर रहे हो, आप बात कर रहे हो रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की, मेट्रो चलाने की, दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चलाने की। बात यह है दोस्तों कि अब सरकार के पास भी कुछ ऑप्शंस बचानी है। बहुत लोगों की जॉबें चली गई, अब लोग भूखे मरने बोतारू हो गए। एक समय के बाद जब आदमी के पास पैसा नहीं रहता है ना तो उसको समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। ओके, हर तरीके के खर्चे हैं आज की डेट में, बहुत मुश्किल हो गई लाइफ इस समय पे। देखिए पैंडेमिक के बाद की जो लाइफ है ना सच में बहुत मुश्किल है। तो उस केस में इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलने से कुछ रिलीफ मिलेगा, नो डाउट मिलेगा, लेकिन अगर रिगरस इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं किया गया तो एक मेजर पब्लिक हेल्थ पेनाल्टी हमारा इंतजार कर रही है। ये बात तो देखिए क्लियर है। अभी अगर आप बात करो इंडिया की हालत और क्यों खराब बताई जा रही है, इंडिया की हालत इसलिए भी खराब बताई जा रही है दोस्तों कि इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जहां पे जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो 8% से ज्यादा निकल के आ रहा है। यानी कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया गया है तो 8 लोगों को कोरोना निकल रहा है। आप अगर न्यूयॉर्क जैसी कंट्रीज की, मतलब न्यूयॉर्क सिटी की बात करो, न्यूयॉर्क एक समय पे कोविड-19 का हब बन के उभरा था। भाई दुनिया भर का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन था, जिसको भी भैया आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर बनता है वो कहां जाना है, उसका एम होता है, सपना होता है कि हम न्यूयॉर्क पहुंचे। जितनी भी आईएम वगैरह में लोग पढ़ रहे हैं इनका एम क्या है, न्यूयॉर्क पहुंचे। अभी न्यूयॉर्क में जब कोविड-19 फैला था तो वहां की जो ओवर पीक लोकेशंस थी जहां सबसे ज्यादा केसेस निकल के आ रहे थे कोविड-19 के, वहां पे भी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1% था। यानी 100 लोगों का टेस्ट कर रहा है तो एक को कोविड-19 निकल रहा है।
और इंडिया के बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे 100 का टेस्ट हो रहा है तो 8 को कोविड-19 निकल रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो वो स्टेट्स कौन से हैं, और जब इतनी बुरे हालात निकल गए तो उन स्टेटों ने टेस्टिंग करानी ही कम कर दी। तो इससे एक आइडिया यहां पे क्या लगाया जा रहा है कि भैया हालत बहुत ज्यादा खराब है इंडिया की, मतलब कि अगर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट इतना ज्यादा निकल रहा है तो हमारे रूरल एरियाज में, ठीक है ना, हमारे सबअर्बन एरियाज में हो सकता है कि कोविड-19 बहुत ज्यादा हो सकता है कि ये जो 3.6 मिलियन केसेस आपको दिख रहे हो सकता है केसेस के 10 गुना हो। अभी यहां पे बस लिखा है और जरूरी नहीं है 10 गुना, हम बस ये होप करेंगे कि ना हो, बट होगा तो हम करेंगे कैसे इसको। अभी के लिए कुछ चीजों को कंटिन्यू रखा गया, जैसे इंटरनेशनल ट्रेवल बंद है, ओके, आपका टेस्टिंग बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तो देखिए क्रम्बल कर ही चुका है। इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जगह बची नहीं है। जो मिडिल क्लास है, जो गरीब क्लास है, उनको बुखार सर्दी जुकाम आ रहा है तो वो घर में बैठे हुए कहीं जा ही नहीं रहे, खाने के पैसे नहीं है तो इसका इलाज कहां से कराएंगे। तो भैया हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। तो इस समय पे जरूरी ये है कि भाई सेफ्टी नॉर्म्स को आप माने, मास्क को माने, डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को माने। अभी हो क्या रहा है कि लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए तो कुछ लोगों ने कुछ करना ही बंद कर दिया, ना वो मास्क पहन रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बात यह है कि गवर्नमेंट को इस समय पे स्टेप्स लेने चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ साथ देखिए लोगों को भी स्टेप्स लेने चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, सरकार ये नहीं कर रही, बहुत आसान है। लोग क्या कर रहे हैं वो भी एक मेजर चीज है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज करिए वर्क फ्रॉम होम को, आप वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी आप किसी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करते हो, इंडिया में इस समय प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने पे बहुत बात हो रही है, इंडिया में इस समय बिजनेसेस को बढ़ावा देने पे बहुत बात हो रही है। और देखिए वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को देना, ये सब वेलफेयर कंट्रीज की चीजें हैं। तो स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब जैसी जगहों पे होता है, इंडिया में ये सब होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंडिया में कोविड-19 का जो क्राइसिस है आगे आने वाले समय में और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम सब बस यही विश कर सकते हैं कि खतरनाक ना हो, बट हो गया तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज जो आज हम डिस्कस करेंगे, क्वांटम नॉट अ सोलिस। अब यहां पे बात हो रही है प्रशांत भूषण जी की। सुप्रीम कोर्ट भैया अपने ही जाल में फंस गए, किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने बचाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कैसे बचाया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम प्रशांत भूषण जी पे 1 रुपया लगा रहे हैं फाइन, और अगर प्रशांत भूषण जी ने 1 रुपया नहीं दिया तो उनको क्या क्या सजा मिलेगी। तो उनको हम 3 महीने के लिए जेल में डाल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टर्म होगा, रिग्रेस नहीं होगा। दूसरा बात, उनकी लीगल प्रैक्टिस को 3 साल के लिए डिबार कर सकते हैं। भैया ये बहुत मेजर चीज बोली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे। देखिए वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपया देके छोड़ने को बोल दिया, तो वो तो प्रशांत भूषण साहब दे ही देंगे, लेकिन एक्चुअली में ये 1 रुपया तो बस एक नॉमिनल अमाउंट है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हें क्या क्या कर सकते थे। 3 महीने का प्रेजेंट टर्म दे सकते थे, 3 साल के लिए आपको लीगल प्रैक्टिस से बैन कर सकते थे। अभी यहां पे मैं प्रशांत भूषण जी के स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। प्रशांत भूषण जी, आजकल क्या है ना कि सिविल सोसाइटी के लोग भी जब मन मर्जी आ रहा है कुछ भी खड़े होकर बोल दे रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट है तो थोड़ा सोच समझ के बोलो, और खासकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो नहीं देने चाहिए। मतलब ये क्या कहने का मतलब हुआ कि भाई पिछले 6 साल में डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब केवल पिछले 6 साल में जो जजेस आए थे एनडीए की सरकार के दौरान उन्होंने डेमोक्रेसी बर्बाद कर दी। तो ये सीधे सीधे पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। लेकिन फिर भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कभी भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट मत दीजिए जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। देखिए दोस्तों, डेफिनेटली हमारे लिए जुडिशरी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज ना करें। सुप्रीम कोर्ट का एक हेल्दी क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण साहब से बोला कि अब माफी मांग लो। प्रशांत भूषण साहब ने क्या बोला कि मैं माफी नहीं मांग सकता, मैं जुडिशरी की पूरी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर मैं माफी मांगूंगा तो मेरे कॉन्शियंस के अगेंस्ट है। यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट था ना, थोड़ा सेक्युलेटेड हो गया। बहुत बड़े बड़े लोग स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि आप प्रशांत भूषण साहब को सजा मत दीजिए। मैंने पहले भी बताया करंट अफेयर्स की वीडियो में, अटॉर्नी जनरल ने बोला कि आप सजा मत दीजिए। अभी कुल मिला के यहाँ पे ऑथर बस ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो 82 पेज का सेंटेंसिंग वर्डिक्ट पास किया गया प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट में, पहले तो एक जजमेंट आया था 108 पन्ने का, जिसमें यह बताया गया था कि हाँ भाई प्रशांत भूषण जी ने गलती की है, क्रिमिनल कंटेंट से इनको चार्ज किया जाएगा। और अभी ये जो सजा का जजमेंट आया 82 पेज का, इन सब चीजों से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जुडिशरी इज नॉट ओपन टू क्रिटिसिज्म।
और कुल मिला के ऑथर ये कह रहा है कि जुडिशरी ने अपनी ही मट्टी पलित कर ली है इस चीज में अपने हाथ डाल के। मतलब प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट में ये जो बात बोली गई है ना, 3 मंथ सिंपल प्रेजेंट टर्म, 3 साल की लीगल प्रैक्टिस, हालांकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक तरीके की धमकी भी है, बट ये करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इमेज लोगों के माइंड में गिरा दी है। ये सब बातें अब यहाँ पे कही जा रही हैं, ठीक है। तो कुल मिला के शायद जुडिशरी ये बताने की कोशिश कर रही कि हमारे खिलाफ अगर आवाज उठाओगे, हमारे ऊपर करप्शन के चार्जेस उठाओगे, तो हम तुमको कंटेम्प्ट में चार्ज करेंगे। अभी आगे देखते हैं आगे आने वाले समय में कौन इनलाइटेंड इंडिविजुअल फिर से जुडिशरी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देता है और फिर जुडिशरी क्या करती है। ये सब चीजें तो देखिए चलती ही रहती हैं। आगे बात करते हैं, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ द एयरफोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल शुड हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अभी रिसेंटली, अच्छा मैं आपको यहां पे कुछ पॉइंट्स देना चाहूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में हिंदी की क्या जरूरत है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। भाई हिंदी की क्या जरूरत है, हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, हमारे यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हैं, ठीक है ना, 8वें शेड्यूल में भाषाएं हैं, सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं, ऐसा है नहीं कि हिंदी केवल राष्ट्रीय भाषा है, बट हिंदी बोलचाल की भाषा है। हमारे देश का एक सबसे बड़ा तबका, 40% तबके की पहली लैंग्वेज है हिंदी, और उसके बाद 30% तबके की सेकेंड लैंग्वेज। ओवरऑल 70% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी वेल वर्स्ड इन हिंदी। तो हिंदी एक ऐसी भाषा बनती है जो पूरे देश में बोली जाती है। अभी हिंदी को बहुत से लोग बोलते हैं सरकार इतना सपोर्ट क्यों दे रही, सरकार इतना सपोर्ट क्यों दे रही। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप चाइना में जाइए, चाइना में लोग मैंडरिन बोलते हैं। फ्रांस में जाइए, फ्रांस में लोग फ्रेंच बोलते हैं। फ्रांस यूरोप का पार्ट है ना, फ्रेंच बोलना चाहिए। चाइना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, वहां पे मैंडरिन क्यों बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलो। आप स्पेन में चलाइए, स्पेनिश बोलते हैं। तो इन कंट्रीज में जब आप जाओगे, जर्मनी में जाइए, जर्मन बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज बोली जाती है। अब ये जर्मनी यूरोप में, स्पेन यूरोप में, फ्रांस यूरोप में इंग्लिश डोमिनेंट है, तो इंग्लिश बोलो। क्यों बोल रहे हो भाई अपनी लैंग्वेजेस? चाइना में मैंडरिन क्यों बोली जा रही है? और उससे बड़ी बात, अगर आप यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करो तो निकल के आती हैं 6। एक तो इंग्लिश, फिर चाइना की मैंडरिन, अरेबिक, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच। ये हैं 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। हमारी प्रेजेंट सरकार ने कोशिश की कि हिंदी को भी यूनाइटेड नेशंस में एक लैंग्वेज बनाया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अगेंस्ट हमारे इंडिया में काफी बहस हुई। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, लैंग्वेज हमारे देश की सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे देश की सॉफ्ट पावर निकलती है लैंग्वेज से। कभी कभी हिंदी को इस तरीके से डेसिफर किया जाता है कि अगर आप लिमिट से हिंदी को ज्यादा, अगर एक लिमिट से ज्यादा हिंदी को प्रमोट किया जाएगा तो बाकी लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगी। नहीं होंगी, कोई भी लैंग्वेज खत्म नहीं होने वाली। आप साउदर्न स्टेट्स में जाइए, तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए, तमिलनाडु के तो हालात खराब है, वहां पे तो हिंदी को नहीं इंक्लूड किया गया, बट केरला, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में, कर्नाटका, ये भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, यहां पे हिंदी बोली जाती है, इनके स्कूलों में हिंदी सिखाई जाती है। तो क्या इसकी वजह से केरला में लोगों को मलयालम नहीं आती है? क्या इसकी वजह से आंध्र प्रदेश में लोगों को तेलुगु नहीं आती है? बिल्कुल आती है। क्या इसकी वजह से कर्नाटका में लोगों को कन्नड़ नहीं आती है? हिंदी को प्रमोट करने से रीजनल लैंग्वेजेस कमजोर नहीं होंगी, हिंदी को प्रमोट करने से रीजनल लैंग्वेजेस आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जब इन इलाकों में हिंदी सीखी जाएगी तो बाकी देश में रीजनल लैंग्वेजेस सीखी जाएंगी। और देखिए, जब एक देश में एक बहुत बड़ी आबादी एक लैंग्वेज बोलती है तो नेशनल इंटीग्रेशन बहुत तेजी से होता है। एक साउथ का पर्सन आके, तमिलनाडु से आके, मान लीजिए यूपी के फैजाबाद में अगर पंजाब नेशनल बैंक में काम करता है, तो क्या वहां पे वो जेल कर पाएगा? वो पर्सन तमिल बोल रहा होगा, वहां सब हिंदी बोल रहे होंगे। सिमिलरली एक पर्सन पंजाब से निकल के जाता है साउथ इंडिया में काम करने के लिए, अगर वहां पे लोगों को हिंदी नहीं आती तो वो ऑब्वियस सी बात है सेक्लूडेड फील करेगा। एक लैंग्वेज ना होने से जो हमारा देश है ना, वो सेक्लूडेड फील करता है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं, और ये मेरा मतलब रियल टाइम इंस्टेंस है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करते हो ना, तो कभी कभी हिंदी दिवस जब आने वाला होता है, और उससे पहले हर साल भी क्या होता है कि देखिए हर महीने में हिंदी की रिपोर्ट जाती है। उस हिंदी की रिपोर्ट में बताया जाता है कि भाई कितने लोगों की हिंदी आती है, क्या उनको बोलने वाली हिंदी आती है या लिखने वाली हिंदी आती है। मैं चेन्नई में था उस समय पे, और चेन्नई के एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उस रिपोर्ट बनाने का जिम्मा मुझे दे दिया गया। मैंने नया नया ज्वाइन किया था,
तो एडजुडिकेशन वगैरह के काम तो नहीं दिए जा रहे थे, यही सब उल्टे सीधे काम दिए जा रहे थे। अभी इसको मैं उल्टा सीधा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको उस डिपार्टमेंट में ही उल्टा सीधा बोला जाता था। ये एक ऐसा काम था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो लोगों ने बोला कि यार ये नया नया आया है, इसको ये काम दे दो, भाई पकड़ा दिया गया मेरे को काम। अब मैं ले लेके उस कागज को चेन्नई के ऑफिस में घूम रहा हूं। अब उस चेन्नई के ऑफिस में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। किसी से मैंने बोला कि सर हिंदी की नॉलेज, तो उसने मुझे बहुत गंदी नजरों से देखा, जैसे मैंने क्या बोल दिया। तो एक तरीके का टैबू है, ओके। और सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी है। नॉर्थ इंडिया में भी लोगों को कन्नड़, तमिल, मलयालम जैसी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। अरे किसी नई चीज को सीख के आप कुछ अपना नॉलेज ही गेन करोगे, कुछ नुकसान नहीं होगा आपको कोई नई लैंग्वेज सीखने में। सेम अप्लाइज टू साउथ इंडियन पीपल, उनको भी हिंदी आनी चाहिए, ओके। अभी विनीत सर की आप बात ले लो, वो डेली करंट अफेयर्स के क्विज बनाते हैं, अभी उनको हिंदी नहीं आएगी तो गलत है ना। वो अपनी नॉलेज आपको नहीं दे पाएंगे, ना आप उनको समझ पाओगे। तो मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इन एग्जांपल्स को हमको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना। आप देखिए इस आर्टिकल में जो व्यू पॉइंट दिया गया, वो व्यू पॉइंट थोड़ा गड़बड़ दिया गया है। जो डीएमके की एमपी है कनिमोझी, अब ये हिंदी बोलती ही नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश बोलती है। अब ये जब सीआईएसएफ के एक ऑफिसर से मिली, सीआईएसएफ के ऑफिसर ने इनसे बोल दिया कि आप इंडियन हो क्या, आपको हिंदी नहीं आती, तो ये नाराज हो गए। बाद में यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम का ये आया, मतलब स्टेटमेंट आया कि देखिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो सिटीजन्स होते हैं वो हमको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं जब मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूं। देखिए पब्लिक फिगर को तो हिंदी आनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओके। अभी पी चिदम्बरम साहब तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी देश के फाइनेंस मिनिस्टर को हिंदी ना आए तो वो गलत। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको हिंदी नहीं आती है, मैं बस आपको एक बात बता रहा हूं, हर लैंग्वेज के प्रति टॉलरेंस होनी चाहिए, और हिंदी को प्रमोट करने से किसी भी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी, ये बात आप जान लीजिए। तो अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई देखिए सीआईएसएफ के ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे सीआईएसएफ के ऑफिसर्स हैं, ये बोला जा रहा है कि इनको इंग्लिश नहीं आती। अभी यहां पे इंग्लिश को प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो जब इंग्लिश को प्रमोट करने की बात की जा रही है तो ये बोला जा रहा है कि भाई सीआईएसएफ की जो ट्रेनिंग होती है, हैदराबाद में नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी है, वहां पे प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है। तभी बहुत सारे सीआईएसएफ के ऑफिसर्स को इंग्लिश नहीं आती, इनको इंग्लिश सिखानी चाहिए, इनको फॉरेन लैंग्वेजेस सिखानी चाहिए, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच सिखानी चाहिए, ताकि बाहर से जो फॉरेनर सिटीजन आते हैं उनके साथ ये सीधे सीधे इंटरेक्ट कर सकें। अगर इनको सिर्फ हिंदी आएगी तो कैसे काम चलेगा, इनको इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे बस फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि हिंदी पे इतना एक्स्ट्रा फोकस क्यों किया जा रहा है, इंग्लिश को क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। मैं तो देखिए पर्सनली आपसे यही बोलूंगा, हिंदी को सीखिए अगर आप नॉन हिंदी इलाके को, और जो हिंदी इलाके के लोग हैं वो भैया नॉन हिंदी लैंग्वेजेस को सीखिए, और संस्कृत को नहीं, आप तमिल सीखिए, मलयालम सीखिए, तेलुगु सीखिए, उड़िया सीखिए, मराठी सीखिए, मणिपुरी सीखिए, ये सब सीखिए भाई। एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज अगर आपको आ ही जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। और खासकर आप मान लीजिए किसी ऐसी जॉब में है जो तमिलनाडु में, तो तमिल तो बिल्कुल सीखनी चाहिए आपको, आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु बिल्कुल सीखनी चाहिए आपको। बहरहाल ये एक व्यू पॉइंट है, हो सकता है बहुत सारे लोग इस व्यू पॉइंट के साथ एग्री ना करें। हिंदी हमारे सॉफ्ट पावर का एक पार्ट है, जितनी स्ट्रांग एक लैंग्वेज इंडिया में होगी उतना ही नेशनली यूनाइटेड वो लैंग्वेज वो देश होगा। आप देख लीजिए चाइना में पूरा देश एक लैंग्वेज बोलता है, मैंडरिन। चलिए ये एक अलग बात होगी। यहां पे असिस्टेंट कमांडेंट, इस आर्टिकल में असिस्टेंट कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट की भी बात की गई है। ये बोला गया कि मान लीजिए जब भी पैसेंजर्स इन सीआईएसएफ ऑफिसर्स के साथ टच में आते हैं तो वहां पे असिस्टेंट कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट को भी रखना चाहिए। एक एग्जाम होता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट का, अगर आप उस असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप ग्रुप ए सर्विसेज में जाते हो, असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट बनते हो, काफी तगड़ा आपका रुतबा होता है। मान लीजिए किसी एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग हुई मुंबई में, तो उसी मुंबई एयरपोर्ट में आपको बड़ा सा कैबिन दिया जाएगा, ठीक है। बाहर आप कभी कभी राउंड पे निकला करोगे, जब भी राउंड पे निकलोगे जो भी आपके जूनियर ऑफिसर्स होंगे सलाम ठोकेंगे, काफी भोकाल होता है असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट का। तो ये बोला जा रहा है कि देखिए ये असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट ये यूपीएससी सिलेक्ट होकर आते हैं, इनको इंग्लिश आती है, रेगुलरली इनको भी अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पे आर्टिकल में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस आर्टिकल से। पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।